हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आप लोग के सामने एक और नए टॉपिक को लेके आया हूँ। आज मेरा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। इसके पहले बच्चों मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रल्स पर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। आज मैं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को लेके आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का पहले प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, फिर इंडेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली होता क्या है ये बताऊंगा, फिर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बच्चों मैं वीडियो स्टार्ट करूं इसके पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत बहुत शेयर करिए। मैं कंटिन्यूअसली डेफिनेट इंटीग्रल्स पर काफ़ी सारे वीडियो पोस्ट किए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है इंडेफिनेट इंटीग्रल। इस पर मैं कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा और इसके बाद मैं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स पर और भी नए नए डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को लेके आगे वीडियो बनाऊंगा। आज जो टॉपिक है मेरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली होता क्या है ये पहले जान लीजिए। इंटीग्रेशन एक्चुअली हमारा दो टाइप का है, एक है इंडेफिनेट इंटीग्रल और एक है डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन वर्ड का माने है समेशन, किसी चीज को एडप्ट करना, इंटीग्रेट करना, सम करना। मान लीजिए अभी तक जो हम लोगों ने किया था इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, कोई भी एक एक्स का फंक्शन था उसको मैंने इंटीग्रेट किया था तो मुझे एक एक्स का ही फंक्शन मिला था और उसके साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिला था। ये बच्चों मेरा इंडेफिनेट इंटीग्रल्स था। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करूंगा तो ये इंटीग्रेशन जो है ये एक लिमिट के अंदर है। ऐसे लिमिट के अंदर है, मान लीजिए a टू b एफ एक्स डी एक्स। बच्चों इंडेफिनेट और डेफिनेट में बेसिकली क्या डिफरेंस है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप मान लीजिए कि मैंने बोला ऐड 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, तो हमारे पास बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मैं 2 + 4 + 6 को भी ऐड कर सकता हूं, मैं 4 + 6 + 8 को भी ऐड कर सकता हूं। इसी तरह से मैं तमाम कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स को ऐड कर सकता हूं और मेरा जो आंसर होगा वो एक फिक्स्ड आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया बच्चों कि ऐड 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 4, तब आपके पास एक डेफिनेट रिजल्ट हो जाता है और वो रिजल्ट होता है 18। तो बेसिकली डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल में जो डिफरेंस है, इंडेफिनेट में आपका वेरिएबल रहेगा, आंसर में एक्स के साथ होगा, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपको एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। और एक बात मैं बताऊं आपको, मान लीजिए आपने कोई भी एक एक्स का फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट किया है तो आपका एक एक्स का फंक्शन मिलेगा और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मैं अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a को यहां पर पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, देखो बच्चों, एफ बी प्लस सी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा होगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ए प्लस सी। अगर मैं इसको ओपन करूं तो मुझे मिलता है एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली फंक्शनल वैल्यू है एट बी माइनस फंक्शनल वैल्यू एट ए, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। और एक बात मैं आपको बताता हूं, डेफिनेट इंटीग्रल आपका जो है वो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व है। मान लीजिए ये कोई एक एक्स का फंक्शन है, ये मान लीजिए कोई एक एफ एक्स है, इस फंक्शन पर ये मान लीजिए ये है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये एफ एक्स है आपका, ये माइनस ऑफ एक्स है और ये माइनस ऑफ एफ एक्स है। एफ एक्स को हम लोग यहाँ पर जनरली वाई एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट आपका ए एफ ऑफ ए होगा, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है क्यू, ये मान लीजिए बी एफ ऑफ बी है। अगर मैं इसको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स,
तो ये होगा क्या बेसिकली, इस फंक्शन से एक्स एक्सिस तक का आपको ये एरिया मिल जाएगा। इसको अगर आप नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ पर ये चलिए या पी है, क्यू है, ये ए है और ये कैपिटल बी है, तो ये आपको मिलेगा एरिया ए पी क्यू बी। और बच्चों आपको मालूम है एरिया कभी कोई वेरिएबल नहीं हो सकता, एरिया हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसका माने क्या, जब भी किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल कोई दो लिमिट के अक्रॉस, तो आपको जो मिलेगा वो है एरिया मिलता है, माने एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलता है। अभी देखिए अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करूं तो यहां पर मान लीजिए एक छोटा सा मेरा प्रॉब्लम है, जैसे एग्जांपल आपको दिखाता हूं 0 to 2, ये मान लीजिए x dx है, यहां पर मेरा फंक्शन x है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे मिलता है x² 2 और ये आपका 0 to 2, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो अभी देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, अपर लिमिट में बैठाऊंगा तो ये 2² 2 माइनस लोअर लिमिट बैठाता हूं तो 0, और इसका आंसर मेरा 2 आता है। ठीक है, अभी देखिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन x dx, ये बेसिकली है कैसा फंक्शन, मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए चलिए इसको पूरा ही इरेज करता हूं। यहां पर देखिए ये आपका फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स माने एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करना है, और मुझे ये पॉइंट मेरा 0 है और ये पॉइंट मेरा मान लीजिए 2 है, ये 2,0 हो गया मेरा और ये 0,0। अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मैंने बोला ये फंक्शन से लेके आपको एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलेगा, ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपका वाई है, और आपने इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक किया, 0 से 2 तक इंटीग्रेट किया। ये देखने से आपको एक ट्रायंगल मिलता है बच्चों, और ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको मैं हाफ बी इंटू एच लिख देता हूं। चलिए बेस इंटू हाइट, आपका बेस कितना है, आपका बेस है यहां से यहां तक 2, और देखिए ये कर्व पर y इज इक्वल टू एक्स, जब x आपने 2 रखा है यहां पर, तो ये वाला पॉइंट आपका 2,2 आ जाता है, क्योंकि ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका मैंने हाइट भी आपका 2 मिलता है। ये 2 और ये 2 कैंसिल करने से रिजल्ट 2 स्क्वायर यूनिट है। तो ये बच्चों आपको क्लियर हो गया कि किसी भी फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं कोई दो लिमिट के क्रॉस, तो वो फंक्शन 2x एक्सिस तक का एरिया मिलेगा। इसके बाद जब मैं वीडियो और बनाऊंगा एरिया अंडर द कर्व, उसके अक्रॉस हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, वहां पर ये कॉन्सेप्ट मेरा यूज होगा। अभी देखिए मैं कुछ डेफिनेट इंटीग्रल पर प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करता हूं, उस प्रॉपर्टी से आप प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए प्रॉपर्टीज में आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 है, मान प्रॉपर्टी नंबर 1 मैं किसको बोल रहा हूं, देखिए अगर मेरा इंटीग्रल है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये होता है, इसको मैंने आई लिख दिया, इंटीग्रल a टू बी एफ टी डी टी, ये पहला प्रॉपर्टी। इसका माने क्या बच्चों, अगर मेरा फंक्शन का फ्रेम सेम है, जैसे एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पर एफ टी डी टी, इसका माने फंक्शन का फ्रेम सेम है। मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है और यहाँ पर ये आपका टी स्क्वायर डी टी है, तो अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। कैसे देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं 0 to 2 एक्स डी एक्स करता हूं और यहां से अगर 0 to 2 टी डी टी करता हूं, तो मेरा रिजल्ट एक ही आता है, क्योंकि इसको मैं इंटीग्रेट करने के बाद फिर वही वैल्यू हटाऊंगा तो वो मेरा एक ही वैल्यू ही देगा।
तो ये मेरा पहला प्रॉपर्टी है। अभी देखिए बच्चों दूसरा प्रॉपर्टी मेरा क्या है, प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू है मेरा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका होगा माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ डी एक्स, ये भी आपका आई है। यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए अगर आपने ए टू बी कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो उसका जो रिजल्ट आएगा यहां पर क्या होगा, अगर आपने यहां पर देखिए लिमिट को चेंज कर दिया, अपर को लोअर और लोअर को अपर बना दिया, तो आपको वैल्यू में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा कि वो एक सामने माइनस आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू 4 मिलता है कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करके, तो ये वैल्यू आपका -4 मिलेगा। इसका माने अगर आप लिमिट चेंज करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए बच्चों मैं तीसरा प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, ये तीसरा प्रॉपर्टी मेरा क्या है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। यहां पर आपका a लेस देन b लेस देन c, इक्वल टू कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, या लेस देन कर दीजिए। मुझे a से c तक इंटीग्रेट करना है, माने a से c तक इसको ऐड करना है, तो मैंने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। a से b तक ब्रेक किया, क्योंकि देखिए b जो है वो a से बड़ा है, फिर b c से भी छोटा है, फिर मैंने b से c तक उसको इंटीग्रेट किया करके दोनों को सम कर दिया, तो वो एक ही रिजल्ट देगा। ए से सी करूं या ए से बी करूं, बी से सी करूं, एक ही बात है। कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए 1 to 10 आपको इंटीग्रेट करना है, तो 1 to 5 करिए, 1 to 6 करिए, 6 to 10 करिए, एक ही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा फोर्थ प्रॉपर्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इस प्रॉपर्टी से बहुत सारे सवाल हमारे हो जाते हैं। वो प्रॉपर्टी है आपका I इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये आपका होगा इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। ये एक्चुअली होता कैसे है वो मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा यहां पर। हाँ, मैं आरएचएस से स्टार्ट करता हूं बच्चों, इसका मैं प्रूफ आपको दिखाता हूं। मैं आरएचएस से स्टार्ट करता हूं। आरएचएस क्या है आपका, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अभी देखिए मैं अगर a माइनस एक्स को t ले लेता हूं, तो आपका माइनस डी एक्स ये आपका dt हो जाएगा, या प्लस dx अगर बोलिए तो ये माइनस dt हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल माइनस एफ ऑफ टी dt। अब मैं लिमिट की बात कर लूं, लिमिट में जब आपने अपर लिमिट की बात करी, x माइनस a माइनस एक्स आपका t था, आपने लिमिट को यहां पर a पुट कर दिया, तो a माइनस ए इज इक्वल टू a माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये t हो। अपर लिमिट मैंने a रखा है, तो ये आपका अपर लिमिट अभी 0 हो जाता है। और अगर मैंने लोअर लिमिट x की जगह पर 0 पुट किया, तो a माइनस 0 ये आपका t हो जाता है, तो लोअर लिमिट आपका a हो जाता है। अब इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 0 टू a एफ टी डी टी। ये कैसे लिख दिया मैंने, इसको मैंने प्रॉपर्टी 2 से लिख दिया। मेरा प्रॉपर्टी 2 बताता है बच्चों, अगर मैं लिमिट को चेंज कर दूं, अपर को लोअर और लोअर को अपर, तो एक माइनस साइन आ जाता है। अगर ये माइनस होगा तो ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अभी देखिए फिर मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये आपका प्रॉपर्टी 1 है। मैंने आपको अभी बताया बच्चों स्टार्टिंग से, प्रॉपर्टी 1 था कि अगर फंक्शंस का फ्रेम सेम है आपका, तो आपका इंटीग्रेशन जो है एक ही होगा।
ये आपका प्रॉपर्टी 4 हो गया और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं LHS। तो मैंने RHS से स्टार्ट करके बच्चों LHS तक पहुंच गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से हमारे बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे। अभी देखिए, अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको डिस्कस करूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। ये देखिए, मैं बताता हूं, ये -a2 + a fx dx, ये कोई एक नंबर है, वो -a से +a तक है। ये आपका 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a fx dx है। कब ऐसा है? इफ f of -x इज इक्वल टू fx, इसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और यही इंटीग्रल आपका 0 हो जाता है अगर f of -x आपको -fx मिल जाए, इसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। अच्छी बात है। यहां पर देखिए, इस चीज को मैं थोड़ा डायग्राम से दिखाता हूं, समझाता हूं। इसी प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये पहला वाला है बच्चों। मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, ये fx है और ये आपका -f(x) है। मैंने एक फंक्शन लिया है y = x², इसका माने आपका ये fx है। ये आपका एक इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है? क्योंकि अगर आप f of -x रखिएगा तो ये -x का स्क्वायर आपको x² ही दिखाएगा, क्योंकि fx है। तो अभी मान लीजिए अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो ये पैराबोला है जो ओरिजिन से पास करता है। ये पैराबोला कुछ आपका ऐसा है। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों, यहां पर एक पॉइंट है -a और यहां पर एक पॉइंट है +a। अभी देखिए, मैंने इसको मिला दिया। मैंने आपसे पहले भी बताया बच्चों, देखिए स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करता हूं, ये फंक्शन आपका x² है, तो वो फंक्शन टू x एक्सिस तक का एरिया देता है। ये कर्व देखिए, ये y एक्सिस माने fx के क्रॉस ये सिमेट्री है। इसका माने जितना पोर्शन आपका यहां से इतना है, उतना ही पोर्शन ये है। और पूरा एरिया क्या होगा? ये वाला, ये शेडेड रीजन जो है, ये आपका एरिया देगा पॉजिटिव। ऊपर y fx पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव मिलेगा। तो आप इसको आराम से बच्चों, ये जो एरिया है इसको डबल कर दीजिए तो हो जाता है। ये पॉइंट आपका 0,0 है, ये -a,0 था, ये आपका a,0 था। अभी देखिए, अगर मैं 0 से a तक इंटीग्रेट करता हूं, अगर 0 से a तक इंटीग्रेट करूंगा तो ये एरिया मुझे मिलेगा। क्योंकि ये सिमेट्री से दोनों बराबर है, तो मैंने इस एरिया को डबल कर दिया और 0 से इंटीग्रल a तक कर दिया, एक ही रिजल्ट आएगा। समझ में आया बच्चों? अभी देखिए, मैं एक ऑड फंक्शन की बात करता हूं। ऑड फंक्शन की बात कैसे करता हूं? अगर मैं fx को sin x लिखता हूं, चलिए, sin x एक ऑड फंक्शन है। अभी आप अगर f of -x रखिएगा तो sin of -x ये आपका माइनस ऑफ sin x देगा, जो कि माइनस ऑफ fx है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए, एक sin x का कर्व अगर मैं प्लॉट करता हूं, ये कैसा है? यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट है -π/2, यहां से एक पॉइंट है +π/2, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। अगर मैं कर्व को प्लॉट करता हूं तो 0 π/2 से ये आपका sin x का कर्व हो जाता है। 0 π/2 ऐसा आता है, तो उसके बाद अगर डॉटेड करके निकालना जैसा, तो अगर -π/2 से मैं +π/2 इसको इंटीग्रेट करता हूं sin x को बच्चों, तो मुझे ये एरिया मिलेगा। ये वाला जो एरिया है, ये नीचे होने की वजह से, ये ऊपर +fx है, नीचे -fx है। ये पोर्शन आपको पॉजिटिव और ये पोर्शन आपको नेगेटिव दिखाएगा।
और जब आप पूरा यहां से यहां तक सम करेंगे तो ये रिजल्ट आपका 0 आ जाता है, जो कि आपका -π/2 से +π/2 इंटीग्रेट करिए ऑड फंक्शन के लिए, ये आपका 0 होता है। अभी देख लीजिए, अब यहाँ पर अगर मैं इसको इंटीग्रेट भी करता हूं बच्चों तो क्या होगा, देखिए रिजल्ट आपका 0 आना चाहिए। मैंने -π/2 से लेके +π/2 तक sin x को इंटीग्रेट कर दिया। चलिए, मेरा क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन मुझे मालूम है, -cos x होता है। कहां से, ये π/2 रखिए, ये -π/2 रखिए, ये π/2 हो गया, ये माइनस, ये cos π/2 माइनस ऑफ cos ऑफ -π/2, ये आपका क्या होगा, -cos π/2 जो कि 0 होता है, और cos ऑफ -θ, ये cos थीटा ही है, तो ये भी आपका cos π/2 होगा, तो ये आपका 0 - 0 0 देगा। वहां पर प्रॉपर्टी में भी आपका 0 था, तो यहां पर रिजल्ट आपका 0 आता है। अभी देखिए बच्चों, मैं 6 नंबर प्रॉपर्टी को आपके साथ डिस्कस करूंगा। 6 नंबर प्रॉपर्टी जो है बच्चों, वो आपका है इंटीग्रल 0 to 2a fx dx। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 0 to a fx dx। यहां पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिमिट को हाफ कर दिया और इंटीग्रल को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। इसका 2a से a आया, मैंने लिमिट हुआ हाफ, और पूरा इंटीग्रल 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये कब होगा बच्चों, अगर इफ f of 2a minus x is equal to fx, तब ये होता है। ये 6 नंबर प्रॉपर्टी है बच्चों। और एक प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रॉपर्टी जो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आपका a to b fx dx, ये एक्चुअली आपका प्रॉपर्टी 4 का ही एक पार्ट ही है, बोल सकते हैं। ये आपको देगा बच्चों 0 to a to b f of a plus b minus x dx। यहां पर अगर आपका ये 0 होता तो 0 to b ये f of b minus a हो जाता है। ये प्रॉपर्टी 4 का ही पार्ट है। तो ये 7 प्रॉपर्टी है बच्चों, ये याद रखिए, और इस प्रॉपर्टीज को यूज करके आप डेफिनेट इंटीग्रल्स का बहुत सारे सवाल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, इन 7 प्रॉपर्टीज को यूज करके एक छोटा सा एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल 1 मैंने इसको बोला है। मान लीजिए एक सवाल है आपका 0 से लेके π/2 अंडर रूट sin x। अच्छा, पहले दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, इसको रूट को बाद में करेंगे बच्चों। पहले देखिए 0 to π/2 log ऑफ sin x। ये सवाल बच्चों मैं सबसे पहले क्यों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल पे आपका मैक्सिमम सारे प्रॉपर्टीज यूज हुए हैं, और इस इंटीग्रल को हम लोग रिजल्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये सवाल सॉल्व करता हूं, देखिए, उसके बाद और भी सवाल सॉल्व करूंगा मैं। ये आई एक मेरा प्रॉब्लम है, इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। चलिए, अब मैं यहां पर प्रॉपर्टी 4 यूज करता हूं। प्रॉपर्टी 4 मेरा क्या था, इंटीग्रल 0 to a fx dx, ये आपका 0 to a f of a minus x dx। मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करता हूं। इस प्रॉपर्टी को यूज करता हूं तो देखिए आई मेरा फिर से क्या हो जाता है, 0 to π/2 log sin π/2 minus x।
इस चीज को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, मुझे मालूम है sin 90 माइनस एक्स cos x होता है, तो मैं इसको log cos x dx लिखूंगा। ठीक है बच्चों, अब ये मेरा 2 नंबर इक्वेशन है, क्योंकि ये भी आई है वो भी आई है। अब एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं तो देखिए बच्चों मुझे क्या मिलता है, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x। अब log a प्लस log b आपका log a b होता है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं बच्चों 0 टू पाई बाई 2 log sin x cos x। अब यहां पर देखिए, यहां पर sin x cos x है, मुझे मालूम है कि 2 sin x cos x मेरा sin 2x होता है, तो मैंने यहां पर बच्चों एक 2 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर एक 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये मेरा क्या हो जाता है, देखिए बच्चों 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 log e raised to dx। log a बाई b होता है log a माइनस log b, तो मैंने इसको 2 उसमें तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अभी आइए, इसी को मैं यहां के बाद अब क्या करता हूं, देखिए यहां मैंने 2x को t ले लिया, यहां पर अगर 2x को मैंने t लिया है तो मेरा dx होगा dt बाई 2। तो अब मेरा प्रॉब्लम हो जाता है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू, अच्छा देखिए बच्चों, अगर यहां पर लिमिट में, अगर अपर लिमिट में x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखता हूं तो मेरा क्या हो जाता है, 2 इंटू पाई बाई 2 बने ये हो जाता है मेरा पाई, और फंक्शन मेरा होता है log sin t dt बाई 2, क्योंकि dx आपका dt बाई 2 है, और ये वाला पोर्शन ये प्योरली कांस्टेंट है बच्चों, log e बेस 2 को इंटीग्रेट करने पर आपको x मिलेगा, ये 0 से लेके पाई बाई 2 तक होगा। अभी देखिए हमने स्टार्ट किया था log sin x dx से, तो यहां पर फिर मुझे log sin t dt मिल गया है, लेकिन लिमिट मेरा पाई बाई 2 हो गया है और ये सामने हाफ हो गया है। अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, देखिए बच्चों मेरा 2i है, वन बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, मैंने लिमिट को हाफ किया। मैं यहां पर देखिए, मैं यहां प्रॉपर्टी 6 यूज कर रहा हूं, प्रॉपर्टी 6 यूज कर रहा हूं, जो 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स वही है 0 टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। हाँ, अभी देखिए मेरा साइन पाई माइनस टी साइन टी ही होगा, क्योंकि 2a माइनस एक्स मेरा एफ एक्स ही है, तो यूज कर सकते हैं इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और log साइन टी dt लिख दिया, और यहां पर पाई बाई 2 आपका ये होगा log e बेस 2, अपर लिमिट पाई बाई 2 रखा, लोअर लिमिट 0 रखा, तो ये पाई बाई 2 ही आपका आएगा। और बच्चों ध्यान से देखिए, इस चीज को मैं i लिख सकता हूं, क्योंकि ये एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, चलिए
2i is equal to integral 0 to pi by 2 log sin x dx minus pi by 2 log e base 2। ये मेरा i है यहां पर। ये कैसे यूज किया मैंने बच्चों? प्रॉपर्टी 1 से। प्रॉपर्टी 1 बताता है मेरा इंटीग्रल a to b ft dt जो होता है वही इंटीग्रल मेरा fx dx होता है। इंटीग्रल 0 to a y to b fx dx। अभी देखिए ये मेरा 2i is equal to i minus pi by 2 log e base 2 है। इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया तो मेरा i हो गया माइनस pi by 2 log e base 2। ये एक मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को कभी कभी हम लोग रिजल्ट की तरह भी यूज करेंगे। होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा बच्चों। मैं एक और सवाल आपके साथ डिस्कस करता हूं इसी प्रॉपर्टीज के साथ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए मेरा था 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स dx बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अगर मैं बोलूं बच्चों ये प्रॉब्लम आप दूसरे किसी मेथड से सॉल्व करिए तो आपके लिए बहुत कठिन होगा। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व ना हो। ये डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 यूज करता हूं तो ये सवाल मेरा एक लाइन पर हो जाता है। कैसे? देखिए ये मेरा i है। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 यूज करूंगा। प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? इंटीग्रल 0 टू a fx dx। यही है इंटीग्रल 0 टू a f of a minus x dx। तो ये अगर मेरा एक नंबर एग्जांपल है तो एक नंबर इक्वेशन है तो दूसरा i होगा मेरे लिए 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन x। x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा बच्चों? पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए x को रिप्लेस किया गया है a माइनस एक्स। a आपका लिमिट है। मेरे सवाल में लिमिट है पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा मैंने, इसको dx लिख दिया और ये अंडर रूट आपका हो जाता है साइन अगेन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये आपको मिलेगा बच्चों इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट, मुझे मालूम है साइन 90 माइनस एक्स आपका कॉस एक्स होता है। इसको मैंने अंडर रूट कॉस एक्स लिख दिया, इसको अंडर रूट कॉस एक्स लिख दिया और इसको अंडर रूट साइन एक्स लिख दिया क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है dx। ये मेरा 2 नंबर का सम है। 2 नंबर एग्जांपल है, 2 नंबर इक्वेशन है बच्चों। आई एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड, अगर आप 1 और 2 दोनों को एक साथ ऐड करते हैं बच्चों तो आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। इसको और इसको देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर भी वही है। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। तो ये कैंसिल हो जाता है बच्चों। आपको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 dx ओनली, जो कि मेरा x होता है 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, इसका मैंने आपका 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 मिलता है। तो यहां से आपको i इज इक्वल टू पाई बाई 4 मिल जाएगा। ये आपका आंसर है। तो 2 सवाल मैंने किए बच्चों। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं और भी सारे डेफिनेट इंटीग्रल्स के सवाल आपको करके दिखाऊंगा। ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।